दोस्तों इसी 12 जून को जब नायडू बाबू के शपथ समारोह में मोदी जी आंध्र प्रदेश पहुंचे तो उन्हें पूरी उम्मीद थी कि नीतीश कुमार ज़रूर पधारेंगे, लेकिन मोदी जी इंतज़ार करते रह गए, नीतीश कुमार नहीं आए, पीएम इंतज़ार करते रह गए। अब इस बार 19 जून को मोदी जी फिर से बिहार जा रहे हैं, नालंदा जा रहे हैं, और इस बार मोदी जी थोड़ा फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। बार बार पटना से पूछा जा रहा है कि नीतीश कुमार की तबीयत तो ठीक है, मिजाज तो ठीक है, क्या नीतीश कुमार नालंदा पहुंचेंगे, क्या मोदी जी के साथ मंच साझा करेंगे, सब ठीक है ना, ऑल इज वेल। सवाल इस बात का है दोस्तों, नीतीश वहां नालंदा पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे तो नीतीश को डिसाइड करना है, लेकिन सवाल ये है, जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि मोदी और नीतीश कुमार में जो ट्रस्ट है, जो एतबार है, वो इतना कम हो गया है कि मोदी जी का दफ्तर 10 बार पूछता है क्या नीतीश कुमार आएंगे। जी हां, किंग मेकर से पूछ रहा है कि क्या उनके समारोह में, उनके जलसे में वो आएंगे कि नहीं आएंगे। और हकीकत यह है कि एनडीए में सहयोगी दल और बीजेपी के बीच में जो रिश्ता है या जिस एतबार पर रिश्ता खड़ा है वो वाकई कितना नाजुक है। उधर पटना से कुछ और चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। हालांकि तस्दीक ना नीतीश कुमार का कैंप कर रहा है ना तेजस्वी का कैंप कर रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं, अंदर की बात यह है कि नीतीश कुमार अभी से प्लान बी तैयार कर रहे हैं। प्लान बी का मतलब विकल्प खोज रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वैसा क्या होगा। यानी अगर मोदी कहीं ना कहीं दांव देते हैं, दांव देने का मतलब है कि अगर मोदी जी ने नीतीश कुमार की शर्तें नहीं मानी, स्पेशल पैकेज बिहार को नहीं दिया, अगर विधानसभा भंग नहीं कराई, साथ नहीं दिया नीतीश कुमार का, तो फिर नीतीश कुमार की टीम प्लान बी को लेकर आगे बढ़ जाएगी। और ये जो प्लान बी है नीतीश कुमार का, ये प्लान बी बहुत साफ और स्पष्ट है कि अगर मोदी थोड़ा सा भी ना नुकुर करते हैं तो फिर तेजस्वी के दरवाजे खुले हुए हैं, और उधर तेजस्वी के दरवाजे खुले हुए हैं और इधर इंडिया अलायंस के सारे नेता न्योता दे चुके हैं नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार प्लान बी पर भी काम कर रहे हैं और इसकी भनक मोदी और शाह को भी लगी हुई है। यानी दोनों तरफ, दोनों पक्षों में कहीं ना कहीं टेंशन है, कन्फ्यूजन है, सस्पेंस है। अब दोस्तों मोदी जी जब से अल्पमत में आए हैं, गिनती मोदी जी की जब से कम हुई है, मोदी जी जब से बैसाखियों पर आ गए, तब से मोदी जी के चारों तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का एक समंदर आप कह सकते हैं, और उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वो नीतीश फैक्टर है, लेकिन नीतीश फैक्टर से भी बड़ी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है कई बड़े राज्यों के निर्णायक चुनाव इस साल के आखिर में हो रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, फिर हरियाणा है, फिर झारखंड है, हो सकता है बिहार भी हो। और बदकिस्मती देखिए मोदी और शाह की कि इन सभी राज्यों में, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड जो गढ़ रहे बीजेपी के, इस बार दाल बहुत पतली है मोदी जी की। और खुदा ना खास्ता अगर इन तीनों राज्यों में चुनाव मोदी जी के पक्ष में नहीं आता तो दोस्तों ये तय मानिए कि नीतीश फैक्टर तो बाद में आएगा, उल्टी गिनती मोदी जी की सत्ता की चुनाव के नतीजे आते ही शुरू हो जाएगी। यस, नीतीश फैक्टर से भी बड़ा फैक्टर है महाराष्ट्र हरियाणा फैक्टर। अब दोस्तों जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, ये जो 3 राज्यों के चुनाव हैं, ये करो और मरो की स्थिति है मोदी जी के लिए। उनके करियर का सबसे बड़ा बैटल होने जा रहा है, क्योंकि गद्दी उनकी बरकरार रहेगी नहीं रहेगी, ये राज्य तय करेंगे। और कहीं ना कहीं ये सोच इंडिया अलायंस की भी, उसे भी इस मौके की तलाश है। एक बड़ा सवाल है और इसको डिकोड करने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत हैं, हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा साहब हैं, बारीक निगाह रखते हैं, और हमारे पास बिहार की इनपुट है जो अभिषेक कुमार देंगे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चलते हैं तीनों एक्सपर्ट्स के पास। अभिषेक, पहला सवाल आप ही से है, क्योंकि सवाल नीतीश कुमार पर है और इसी सवाल में अमित शाह और मोदी उलझे हुए हैं। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में जानना चाह रहा हूं कि इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है नीतीश कुमार को हैंडल करने में। देखिए दीपक जी, नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी को जो मिलना था, उनके सांसदों का समर्थन वो दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को बीजेपी से जो चाहिए
वो अब तक उन्हें मिला नहीं है। बीजेपी से उन्हें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए और दूसरी सुविधाएं जो पैकेज था बिहार बंटवारे के वक्त का वो चाहिए। लेकिन उन दोनों से पहले जो राजनीतिक चीजें बीजेपी से चाहिए उसमें सबसे ऊपर आता है बिहार विधानसभा को यथाशीघ्र भंग कर बिहार विधानसभा का महाराष्ट्र के साथ और हरियाणा के साथ चुनाव कराना। और उसमें अब तक नीतीश कुमार सफल नहीं हुए हैं। एक बाई इलेक्शन भी आ गया और उस बाई इलेक्शन का नतीजा 13 जुलाई को आएगा। तो ये लगभग क्लियर है कि 13 जुलाई तक बिहार की विधानसभा को भंग करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होगा। होने को कुछ भी हो सकता है लेकिन संभव नहीं होगा। 3-4 बड़े डेवलपमेंट्स है दीपक जी जो इस बाई इलेक्शन के बाद हुए हैं। पहला, जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 जून को दिल्ली में है। अब वो किस लिए बुलाई गई, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला जाएगा? दूसरा, उसके 10 दिन पहले ही प्रधानमंत्री का नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के दौरे पर आना है। नीतीश कुमार की तबीयत नासाज है। नीतीश कुमार अपने गृह जिले में यानी उनके गृह जिले में जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो उस दौरे पर उनके साथ होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और राजनीतिक रूप से देखें तो एक सबसे महत्वपूर्ण और जिस पर लोगों की नजर आमतौर पर जा नहीं रही है वो ये है कि राष्ट्रीय जनता दल ने एकदम से लोकसभा चुनाव के बाद करीब करीब चुप्पी साध ली है। वो मौन व्रत वाली भूमिका में चली गई है। दिख नहीं रहा कि जमीन पर राष्ट्रीय जनता लेकिन एक चीज अभिषेक, नीतीश कुमार जब बीमार होते हैं तो कई विकल्प खोल देते हैं। कुछ लोगों से वो मिलते हैं, कुछ लोगों के लिए वो बीमार नहीं होते हैं, कुछ लोगों के लिए वो बीमार हो जाते हैं। अगर उनको किसी समारोह में एनडीए के नहीं जाना है तो वो बीमार हैं, और अगर उनको जाना है तो बीमार नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो अभी नीतीश कुमार बीच में अस्पताल गए थे, कुछ लोगों को कहना था कि अब नाउ ही इज फुली फिट, अब कोई उनको दिक्कत नहीं है। क्या ये इस बार जो बीमारी है इस वक्त वो नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन को लेकर है? क्या उस नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा नहीं करना चाहते वो, या फिर हम ये मान के चलें कि वाकई नीतीश कुमार जो है अस्पताल गए थे तो कोई गंभीर लक्षण थे? देखिए, गंभीर लक्षण की बात तो नहीं आई थी। आज तक आपने नहीं देखा होगा कि कोई व्यक्ति जो बीमार हो वो डॉक्टर के पास जाए और उसके बाद डॉक्टरों के साथ एक फोटो सेशन हो और उस फोटो को पब्लिक किया जाए। पब्लिक डोमेन में वो फोटो है, आपने देखी होगी डॉक्टरों के साथ। जी। बीमार व्यक्ति फोटो सेशन कराते हुए डॉक्टरों के साथ खड़े होकर के, हालांकि मैं नहीं जानता कि उनकी दिक्कतें क्या है, लेकिन मेरे लिए थोड़ी अटपटी चीज थी कि मेदांता हॉस्पिटल जो पटना में है उसमें बिहार सरकार की भी हिस्सेदारी है। उस हॉस्पिटल में के डॉक्टर और जो सपोर्ट स्टाफ थे, नर्स वगैरह, उनके साथ फोटो सेशन हो रहा है और उसमें नीतीश कुमार तन कर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कहीं से वो बीमार नहीं दिख रहे हैं। अब हो सकता है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या बहुत सारी ऐसी होती है, सबको होती है जी। डॉक्टरों से ज्यादा फिट लग रहे हैं, मैंने तस्वीर देखी, डॉक्टरों से ज्यादा फिट मरीज लग रहा है जी। तो उनकी बीमारी किस स्तर की है मैं नहीं जानता। हाथ में दर्द हुआ था, इसके लिए वो गए थे, लौट आए। और उसके एक दिन पहले की घटना मैं आपको बताऊं, 1 या 2 दिन पहले की, शायद 1 दिन पहले की है। कैबिनेट की बैठक हुई 3 महीने के बाद। कैबिनेट की बैठक में जो तकरीबन 2 दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, उस प्रस्ताव को मंजूरी देते वक्त एक एक की फाइनेंशियल डिटेल नीतीश कुमार ने खुद चेक की और जो अंदर से जानकारी मिली वो यही जानकारी मिली। कई मंत्रियों को तो उन्होंने टोक भी दिया, झिड़क भी दिया, कहा कि इस प्रोजेक्ट में इतना पैसा क्या होगा, आप ही एक मंत्री बने हैं क्या? इस तरह की बातें भी हुई। यहाँ तक कि एक आध मंत्रियों ने रोकने की कोशिश भी की। आप क्यों बोल रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। जी आ रहा हूँ मैं, जरा उमाकांत लखेड़ा साहब इनके पास चलता हूँ, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आऊँगा। लखेड़ा साहब, बरसों बरस से आप सियासत देख रहे हैं और नीतीश कुमार जैसे कई चरित्र आपने देखे हैं, उनको कवर किया है, उनको समझने की कोशिश भी आपने की। ये नीतीश कुमार को इतना मुश्किल क्यों हो रहा है हैंडल करना? अमित शाह के पसीने छूट रहे हैं, मोदी जी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतना मुश्किल क्यों है नीतीश कुमार को हैंडल करना? देखिए, इसका जो सबसे मूल कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अगर काफी प्रचंड बहुमत से 303 खुद ले आती जैसे 2019 में लेके आई थी और एक बड़ा भारी वटवृक्ष बनकर के होता, तो इनकी सबकी मजबूरियां थी। किसी के पास ना कोई नखरे होते, ना कोई सवाल होता, और ये किस्म से एकदम नतमस्तक की मुद्रा में होते। लेकिन आज हालत यह है कि
खुद अल्पमत में मोदी सरकार चलाने को विवश हुए हैं। और जब आपके अंदर सरकार चलाने के लिए जब पर्याप्त बहुमत आपको नहीं मिला, तो उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स आपको महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट्स आपको हिमाचल प्रदेश में भी दिखाई देंगे, और उसके सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट बिहार में दिखाई देंगे, जहां आप एकदम तलवार की धार पर चल रहे हैं और नीतीश कुमार को के पास खोने को कुछ नहीं, आपके पास खोने को बहुत कुछ है। इसलिए बहुत कुछ है कि नीतीश कुमार जो आप फैसले ले रहे हैं, जो भी आपने किया, मतलब जो ट्रीटमेंट किया, एक किस्म से हिंदी बेल्ट का वो सबसे बड़ा पार्टनर था नीतीश कुमार, यूपी बिहार का, और आपने उनके लोगों को असंतुष्ट कर दिया है। वो जो 12 सांसद चुन करके आए हैं, जो आपको सपोर्ट करेंगे, केंद्र सरकार को इस क्रूशियल मौके पर सपोर्ट करेंगे, उनके अंदर जो एक जज्बा होना चाहिए कि हमारी सरकार है, वो जज्बा पूरी तरह मिसिंग है। और इसके, क्योंकि बिहार में इलेक्शंस हो रहा है, तो अब असली जो खींचातानी होनी है, वो खींचातानी ये होनी है कि 2019 के बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें चिराग पासवान को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की ताकत को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया था। आज वो चिराग पासवान ब्लू आइड बॉयज बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। चिराग पासवान ये भूल गए हैं कि उनके पिताजी का जो बंगला था जनपद पर जहां वो रहते थे, उसका सामान सड़कों पे फेंक दिया, और वो हाथों हाथ वो उनके पार्टी को विभाजित करके उनके चाचा को 4 साल तक, आपने 5 साल तक गोद में बिठाए रखा। तो ये सारे जो सवाल है, ये अंतर्विरोध इतने ज्यादा इमर्ज हो रहे हैं कि नीतीश कुमार पर बहुत प्रेशर है। क्योंकि नीतीश कुमार की सेहत, देखिए नीतीश कुमार का ये अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये आखिरी कार्यकाल होगा उनका, और उनके लीडरशिप में चुनाव होना बहुत जरूरी है। उसके नीचे वो मानेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है नीतीश कुमार भाजपा के लिए मैदान खाली कर दे। वो मैदान खाली करने वाले नीतीश कुमार है नहीं, क्योंकि जो विरासत है, वो ऐसी विरासत को नहीं छोड़ना चाहते कि वो कहेंगे साहब नीतीश कुमार एक हारे हुए योद्धा की तरह, जैसे नवीन पटनायक उड़ीसा में है। तो मैं नहीं मानता इस तरह की बातें कि ये ज्यादा दिन ये चीज चलेगी, और ये झगड़ा फसाद जरूर होगा। टेंशन बढ़ रही है नीतीश कुमार और बीजेपी के भीतर, जो अविश्वास है वो विश्वास बढ़ेगा। टेंशन बढ़ रही है, टकराव बढ़ रहा है, पर्दे के पीछे चीजें बहुत सही नहीं है। वो सिर्फ मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की बात नहीं हो रही है। नीतीश कुमार भी एक तरह से, एक आप कह सकते हैं, इस पूरे एनडीए के एक नए फूफा बन के इमर्ज हो रहे हैं, जहां उनको समझाना, मनाना बहुत ही, आप कह सकते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, फिर भी नीतीश कुमार को नहीं समझाया जाता। डॉक्टर साहब, क्या वाकई एनडीए में टकराव बढ़ता चला जा रहा है? क्या टेंशन बढ़ती चली जा रही है मोदी और शाह की? देखिए दीपक जी, जो हम लोग नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, सेहत नीतीश कुमार की खराब नहीं है, सेहत असल में मोदी जी की खराब है, ये एनडीए सरकार की खराब। तो ऐसे में नीतीश कुमार को भी वो मौका मिल रहा है। भाई, एक तो बिना शर्त उन्होंने समर्थन दिया, और उस हद तक जाकर के दिया कि आपने उनके हाथ में कमल का फूल पकड़ा दिया, वो भी उन्होंने ले लिया, और उसके बाद वो पैरों में भी पड़ गए। बावजूद इसके जेडीयू को वो नहीं मिला जिसकी वो अधिकारी है। तो ऐसे में नीतीश कुमार का सेहतमंद रहना ये जरूरी है, वो सरकार के लिए भी जरूरी। तो डेफिनेटली ये अभी संकट बढ़ने वाला है। हो सकता है कि वो 26 तारीख को आपको दिखाई पड़े, 26 जून को जब स्पीकर का इलेक्शन हो, उस समय दिखाई पड़े। लेकिन ये स्थिति मुझे लगता है कि सब कुछ तो ठीक नहीं, जो हालात है, इसलिए मैंने कहा कि सेहत तो दरअसल मोदी सरकार की ठीक नहीं। अब इस पे जो शह और मात का गेम होना है, उसमें नीतीश कुमार शह देंगे या अमित शाह उनको शह देंगे, ये अभी देखना बाकी है। तो बिहार की जो पोजीशन है कि आरजेडी साइलेंट मुद्रा में बैठी है, नीतीश कुमार हॉस्पिटल चले जाते हैं, तो मोदी जी कहाँ जाएंगे? इटली घूम के आ गए हैं, अब तो नालंदा जाना है आपको। तो नालंदा जाना है तो नीतीश कुमार को फेस करना है ना आपको। उन आंखों में आंखें डालकर के आप कैसे बात करेंगे? बुरे वक्त में जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा है और आपने उसको झुंझुना पकड़ा दिया,
आप कैसे आंखों में आंखें डाल करके बात करेंगे? कुछ तो शर्म, लाज, हया कुछ तो रहेगी। तो नीतीश कुमार नहीं छोड़ने वाले। जितना नीतीश कुमार की राजनीति को हम लोग समझते हैं, नीतीश कुमार कच्चे खिलाड़ी नहीं है। हमें तो आश्चर्य होता है कि जब वो अपने हाथ में वो कमल के फूल वाला चीनी खिलौना लिए थे, तो लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि नीतीश कुमार करने क्या जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें उन्होंने हासिल की, 12 सीट लेकर के किंगमेकर की भूमिका में आए। तो वो नीतीश कुमार इतनी आसानी से क्या छोड़ देंगे, ऐसा लगता तो नहीं। ऐसा लगता नहीं है। अभिषेक, एक चीज और, जैसे कि लखेड़ा साहब ने भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा, इन दोनों लोगों का कहना है कि भाई नीतीश कुमार प्रॉब्लम तो देते रहेंगे। एक चीज और कही प्रोफेसर साहब ने, उन्होंने कहा कि बीमार नीतीश कुमार नहीं है, बीमार मोदी सरकार है। आपको लगता है कि क्या इस तरह की जो चर्चा हो रही है पटना में कि नीतीश कुमार प्लान बी बना रहे हैं, नीतीश कुमार की कुछ लोग आरजेडी के टच में, क्या प्लान बी बन रहा है जेडीयू का? देखिए दीपक जी, प्लान बी को समझने के लिए प्लान ए को समझना जरूरी है। नीतीश कुमार की पहली प्राथमिकता एनडीए गठबंधन के तहत महाराष्ट्र के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने की है, जिसमें बिहार की 243 सदस्यों की असेंबली में वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी कम से कम 130 सीट पर चुनाव लड़े। और उनकी पार्टी का मानना है कि ये चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये सब बीजेपी की अलायंस से, बीजेपी अपनी 113 सीटें जो बचती है वो खुद लड़े या उसमें उनको एकोमोडेट करे, वो जाने। पहली प्राथमिकता ये है कि 130 वो लड़े और 90-95 सीट वो जीत करके आए। और 90-95 सीट वो इसलिए जीतना चाहते हैं ताकि उनसे छोटी पार्टी राजद या भाजपा में कम से कम एक या दोनों मौजूद रहे विधानसभा में। दूसरी प्राथमिकता, जिसे आप प्लान बी कह रहे हैं, दूसरी प्राथमिकता के बारे में कहा जा रहा है, जिसके लिए राष्ट्रीय जनता दल के अंदर से भी अब लोकसभा के नतीजों को देखने के बाद बहुत ज्यादा विरोध होने की गुंजाइश कम है। वो है कि 2015 के फॉर्मूले से बिहार में 101 जेडीयू बीजेपी जो लड़ी थी, जेडीयू और आरजेडी, वो मतलब आप कह रहे हैं फिर से नीतीश और लालू एक होकर फिर चुनाव लड़ सकते हैं? प्लान बी का मतलब ये है? जी, प्लान बी का मतलब ये है कि बिहार में राजद और जदयू का गठबंधन हो, लेकिन समझौते का फॉर्मूला यही हो कि दोनों पार्टियां बराबर सीटों पर लड़े 2015 की तरह, और बची हुई जो 40, 42 या 43 सीटें हैं उसको कांग्रेस और लेफ्ट को दे दी जाए। एक ये है। राष्ट्रीय जनता दल को लोकसभा चुनाव का नतीजा देखकर समझ में अब आ गया है कि 2020 का जो नतीजा था वो चिराग मॉडल से जो सीटें नीतीश कुमार की कम की गई, वही सीटें आरजेडी की बढ़ गई थी, जिससे आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गई। अब चिराग मॉडल की गुंजाइश कम है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार खुद ही नीतीश कुमार की बैसाखी पट्टी की है, खुद ही चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पट्टी की है। तो वो खेल खेलने की अब हिमाकत कोई कर नहीं सकता, नहीं कर सकता। और जब वो खेल नहीं होगा तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को फिर से 70 या 75 या 80 विधायक तक ले जाना बिना नीतीश कुमार के सहयोग के संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को 50 का आंकड़ा पार करवाना विधानसभा में बिना नीतीश कुमार के ये संभव नहीं है। ये गणित बिहार में बन गया है। और दूसरी चीज ध्यान रखिए, बीजेपी ने जो बड़ी कोशिश की थी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर अपने आप को ईबीसी का चैंपियन बनाने की, नीतीश कुमार ने वहां 2 तरीके से मात दे दी है। एक तो कर्पूरी ठाकुर के बेटे को जेडीयू की तरफ से मोदी कैबिनेट में शामिल करवा दिया, और दूसरी तरफ बड़ा ब्लेम ये आ रहा है कि उनको कोई बड़ा मंत्रालय नहीं मिला। ये ब्लेम बीजेपी पर जा रहा है कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे को यथोचित सम्मान नहीं दिया। नीतीश कुमार ने तो दिया, मंत्री भी बनवाया, मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर के कद के लायक मंत्रालय नहीं दिया। रामविलास पासवान के बेटे को दे दिया, इनके बेटे को नहीं दिया, उनको कैबिनेट बना दिया, इनको राज्य मंत्री बना दिया। समझ गया। मूल बात ये आ रही है जो आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का कैंप लालू यादव यानी तेजस्वी के कैंप से बातचीत कर रहा है। लखेड़ा साहब, क्या ये पॉसिबल है? नीतीश कुमार की राजनीति में इस वक्त जो एनडीए की राजनीति है, जहां सिचुएशन बहुत फ्लूइड है, क्या नीतीश कुमार का एक कैंप प्लान बी तैयार कर रहा है? क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी फिर से एक हो सकते, आज नहीं कुछ महीने बाद? क्या ऐसा हो सकता है? इज इट प्रैक्टिकल? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो आज की तारीख में मोदी सरकार के, अल्पमत मोदी सरकार के बाद तमाम तरह की संभावनाएं पैदा हो गई हैं। और मैं आपको एक बता रहा हूं कि देखिए, नीतीश कुमार अपने पत्ते बड़े तरीके से खेल खोल रहे हैं। उन्होंने कहा, देखिए जो सबसे बड़ी पार्टी है सेंटर में, उसी का स्पीकर वो केसी त्यागी के जरिए वो कहला रहा है। सच वो नहीं है।
सच वो उनका एक शगुफा है, वो शगुफा है कि देखिए आप मतलब दिल्ली के फैसले आप करें, दिल्ली के सरदार आप हो जाएं, और बिहार की बात आएगी तो बिहार के सरदार हम हैं। तो बिहार में आप डोमिनेट करने की जैसे ही चेष्टा करेंगे तो फिर वो ऐसा तकड़ा उसका प्रतिकार करेंगे या रिप्लाई देंगे कि ये फिर धाराशाही भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी। तो इसलिए नीतीश कुमार बड़े तरीके से कदम कदम से उन्होंने जो कहलवाया है वो बड़े तरीके से कहलवाया कि स्पीकर आप अपना रखना चाहते हैं तो रख लीजिए। इधर अपोजिशन ने कह दिया कि आप जो है चंद्रबाबू नायडू का अगर आदमी स्पीकर नहीं बनता तो फिर हम जो है हम सपोर्ट करने को तैयार है चंद्रबाबू। तो अब ये जो झगड़ा है पहली सीढ़ी है स्पीकर की पोस्ट, और मैं पक्का आपको बता यकीनी तौर पर ये कह सकता हूं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इसके जो रिजल्ट्स है वो रिजल्ट्स आपको स्पीकर के इलेक्शन में दिखाई देंगे। ये साझा स्ट्रेटजी बन रही है इनकी, और ये देखिए इनको आज नहीं तो कल इनको खेल करना है, इनको अपना सामान जुटाना है, दोस्ती रखनी है इंडिया अलायंस के साथ फ्यूचर में। तो ये ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि नरेंद्र मोदी को इतनी छूट मिल जाए कि वो दलों में तोड़फोड़ कर ले। वो तो जेडीयू में भी तोड़फोड़ कर लेंगे, उनके लिए कोई सीमा रेखा नहीं है, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उनको कमजोर रखना। जी बड़ा आपने सवाल किया कि जो एक फौरी तौर पे जो चुनौती है, चैलेंज है, वो है स्पीकर का चुनाव, जहां नीतीश कुमार अपने कुछ पत्ते खोल सकते हैं, तेवर दिखा सकते हैं। लेकिन एक और चैलेंज है, और ये जो चैलेंज नंबर 2 है, ये इस साल के आखिर में जो चुनाव हो रहा है डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र में चुनाव है जहां बीजेपी की हालत बहुत खराब है, हरियाणा में चुनाव है, बीजेपी की हालत खराब है, झारखंड में चुनाव है, बीजेपी की हालत खराब है। तीनों स्टेट में बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है लोकसभा में, और इतनी जल्दी समीकरण बिगड़ेगा नहीं। क्या आपको लगता है डॉक्टर साहब, अगर हरियाणा या महाराष्ट्र मोदी के हाथ से निकल गया तो फिर नीतीश के तेवर क्या होंगे? साल के आखिर में फिर नीतीश क्या होंगे अगर मोदी महाराष्ट्र हार गए? दीपक जी, सियासी जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। अभी जो नीतीश कुमार मोदी जी के साथ खड़े हैं, वो कब लालू जी के साथ चले जाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। उनका अपना इतिहास भी है, और राजनीति में वैसे भी माना जाता है न तो कोई स्थायी दोस्त होता है न कोई स्थायी दुश्मन होता है। तो उस शतरंज की बिसात पर कब कौन सा प्यादा इस्तेमाल हो जाएगा, वजीर को कहां बिठा दिया जाएगा, ये कोई नहीं जानता। आपने जो कहा कि 3 राज्यों के चुनाव, मुझे लगता है कि ये सबसे क्रूशियल पोजीशन होने जा रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा 2 ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकार है। झारखंड में तो चलिए सोरेन साहब हैं, और हालात लोकसभा चुनाव की ये कह रहे हैं कि यहां पर ये कमजोर विकेट पर है। और खुदा न खास्ता हरियाणा और महाराष्ट्र में क्लीन बोल्ड अगर हो गए तो फिर मैच किधर जाएगा, ये सब जानते हैं। माने 2 स्टेट अगर आपके हाथ से निकल गए, झारखंड तो वैसे भी नहीं जा रहा, झारखंड तो वहीं रहेगा, लेकिन अगर आपके हाथ से ये दोनों स्टेट चले गए तो ये हार हरियाणा के चीफ मिनिस्टर की नहीं होगी और न ही एक नाथ शिंदे की होगी दीपक जी, ये हार नरेंद्र मोदी की होगी, और ये दूसरी बार हार होगी। और अगर ये दूसरी बार हार हो गई तो अभी तो बनारस में ही जो हुआ कि 1.5 लाख तो मुश्किल से जीत पाए आप, तो इस जीत को ही लोग हार मान रहे हैं। तो फिर मोदी जी की जो ब्रांड है, जो उनकी छवि है, वो कहां जाएगी? उत्तर प्रदेश में तो लोग वैसे भी प्रधानमंत्री की पहली पसंद के रूप में राहुल गांधी को देख रहे हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र अगर गंवाते हैं नरेंद्र मोदी, तो फिर छवि को एक लंबा डेंट लगेगा, और फिर जो बीजेपी के भीतर चलेगा। अभी तो सिर्फ 2 ही लोगों ने बोला है ना, मोहन भागवत ने और इंद्रेश कुमार ने, कि ये हार उनकी है जो राम भक्त हैं, ये हार उनकी है जो सेवक बने हुए हैं, उनके अहंकार की हार है। फिर तो खुला खेल फरुखाबादी होगा, खुला खेल फरुखाबादी, खुला खेल फिर योगी आदित्यनाथ क्या छोड़ देंगे? जहां मठ में भेजना चाहते थे वही मठाधीश कहीं दिल्ली को आंखें न दिखाने लगे, फिर क्या होगा? तो मोदी जी का जो करिश्मा है वो खत्म होने जा रहा है, और फिर छोटे भैये भी खड़े हो जाते हैं।
अभी यहाँ देख जी। लीजिए संगीत सोम वो दोनों लोग झगड़ रहे हैं। तो ऐसे ही फिर सिरफुटौल शुरू होगा, फिर उसको ना मोहन भागवत रोक पाएंगे, नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य भी नहीं रोक पाएंगे। दीपक जी जी, लास्ट आंसर फ्रॉम लखेड़ा साहब, अगर जी। हरियाणा में और महाराष्ट्र में क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मोदी अगर जी। क्लीन बोल्ड हो गए महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में, हरियाणा जैसा जो हम बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही पिछले 10 साल से, यहां पर क्लीन बोल्ड हुए तो फिर क्या होगा मोदी जी का? देखिए, मैं महाराष्ट्र में इतने अंतर्विरोध उभरने जा रहे हैं और उभर चुके, आधे तो उभर चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपने का दूर दूर तक का भी कोई सवाल ही नहीं उठता है। और जो अलाइज हैं, शिंदे जो शिवसेना, जिसने शिवसेना तोड़ी है, वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में विलेन के रूप में स्थापित हो गए हैं कि इन्होंने एक पीठ पर छुरा घोंपा है, और उस पार्टी को, जिस पार्टी से इन्होंने अपना राजनीतिक कद आगे बढ़ाया और यहाँ तक पहुंचे, कई सालों तक मंत्री पद पर रहे, हर चीज मिली इनको। शिंदे साहब तो एक ऑटो चलाते थे, ऑटो ड्राइवर थे, जो भी चीफ मिनिस्टर हैं। तो सवाल ये है कि वो अच्छी बात है कि ऑटो चलाने वाला, जब चाय वाला कह रहा है कि मैं चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, तो अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि वहां अगर देखिए, वो भारत की एक जिसको कहते हैं कॉमर्शियल कैपिटल है, और वहां पर एक कॉर्पोरेट्स का बहुत बड़ा दबदबा है। और कॉर्पोरेट्स जैसे कॉर्पोरेट कैपिटल से अगर स्टेट में, राज्य में उनकी सरकार बनती है, तो मुझे लग रहा है कि ये उल्टी गिनती, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 4 राज्य के जो चुनाव होंगे, ये 4 राज्यों के चुनाव पर मोदी सरकार की जो अल्पमत सरकार है, उसके गिरने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार होना है इसमें। और हरियाणा है बगल में, हरियाणा में बहुत हालत खराब होनी है। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में सपने में भी नहीं सोच सकती कि पावर में आएंगे। जी, सपने में भी नहीं सोच सकती। लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा, लास्ट कमेंट अभिषेक से। अगर ये महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड अगर ये फंस जाता है अभिषेक कुमार, तो क्या आपको लग रहा है कि मोदी जी का काउंटडाउन शुरू हो सकता है, उल्टी गिनती शुरू हो सकती है? क्योंकि डॉक्टर साहब कह रहे हैं डबल पराजय मानी जाएगी कि लोकसभा में आप 240 में रुक गए और अब आपने महाराष्ट्र, हरियाणा भी और झारखंड भी गवा दिया, तो मोदी मैजिक खत्म, अब खेल खत्म है। मोदी मैजिक नहीं है तो फिर मोदी की जरूरत नहीं। दीपक जी, दोहरे चक्रव्यूह में घिर जाएंगे मोदी जी तब। एक तो पार्टी के अंदर से, संघ की तरफ से भी, और दूसरा सहयोगी दलों की तरफ से भी, और इंडिया गठबंधन की तरफ से। क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए अभी जो हनीमून पीरियड जिसे कहा जा रहा है, वो हनीमून पीरियड तो है नहीं। हर दिन एक विश्वास मत जैसी स्थिति होने जा रही है 26 तारीख से, जब स्पीकर का चुनाव होगा, थैंक्स मोशन होगा। 27 को आप देख लीजिए, 27 जून को राष्ट्रपति का अभिभाषण है, उस पर थैंक्स मोशन पर वोटिंग होगी। फिर 22 जुलाई से बजट सेशन शुरू है, उसमें 114 डिमांड पर वोटिंग होगी, 114 बार वोटिंग की नौबत आएगी। तो सरकार की स्थिति तो डे बाय डे, हर दिन एक अग्नि परीक्षा जैसी है, क्योंकि विपक्ष में वो सेंध लगा नहीं पाए हैं। सरकार कब, देखिए, थिन मेजोरिटी पर टिकी हुई या मामूली किसी तरह से अल्पमत की सरकार कब होती है कंफर्टेबल? जब नरसिम्हा राव जैसी स्थिति होती है कि विपक्ष में बीजेपी और सीपीएम दोनों है जो एक हो ही नहीं सकते। आज वो स्थिति नहीं है। आज तो ममता और टीएमसी भी एक है, टीएमसी और सीपीएम भी एक है। आज तो कांग्रेस शिवसेना भी एक है, एनसीपी भी है, आरजेडी भी है, सपा भी एक है, चंद्रशेखर रावण से लेकर सब एक है, निर्दलीय भी एक है। आज विपक्ष में टूट कहां दिखाई दे रही है, ये तो पहले बीजेपी देखे। जी नहीं, आपने एक सही बात कही कि जो असली चुनौती है वो महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव है। और अगर यहाँ खुदा न खास्ता, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर मोदी के हाथ से बाजी निकलती है महाराष्ट्र की, हरियाणा की, तो उनके लिए वाकई एक वाटर लू हो जाएगी स्थिति। और ऐसे में बीजेपी के भीतर से बगावत हो सकती है। आरएसएस पहले से ही नाराज है, नीतीश कुमार के नखरे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे में विपक्ष जो है, जो बहुत मजबूत है, वो भी हावी हो सकता है। यानी कुल मिलाकर 3-4 महीने के बाद उल्टी गिनती शुरू हो सकती है गुजरात लॉबी की। डॉक्टर साहब आप आए, लखेड़ा साहब आप आए, और अभिषेक आपने बहुत खुलकर बातें बताई नीतीश कुमार के बारे में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बेबाकी से बातचीत करने का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।